प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल @unique+2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे MCQ। क्या सीखेंगे? MCQ सीखेंगे क्लास 10th का। और जो चैप्टर नेम है हमारा चैप्टर होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा चैप्टर है। कौन सा क्लास है? क्लास 10th का। ये सारी चीजें किस क्लास में आएंगी? ये क्लास 10th से रिलेटेड है। ठीक, तो बिना कोई देरी किए हम लोग डायरेक्ट किस पे पहुंचते हैं? अपने क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। एक चीज ये याद रखना कि आप लोगों को गेस करके आंसर नहीं देना है, ऑथेंटिक यानी अच्छी जानकारी लेते हुए आपको आंसर देना है। गेस नहीं करना है कि कोई ए गेस कर ले, कोई बी कर ले, कोई सी कर ले, कोई डी कर ले, तो कोई ना कोई सही हो जाएगा। ऑथेंटिक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रकाश में जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे चैप्टर का नाम ही है क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक, एक को इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन। इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। इसके लिए भी नियमों की संख्या 1 और 2 यानी 2 है, और इसके लिए भी नियमों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यदि आपसे आता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, चाहे आपसे आ जाए अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इनकी संख्या क्या होगी? 2 होगी। मीन्स आपका आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये नियम क्या है, एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। दोनों का फर्स्ट रूल सेम है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। इसमें क्या हो जाता है? परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण हो जाती है, तीनों एक ही तल में होंगे। इसका सेकंड रूल कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका सेकंड लॉ कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है वाटर, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ध्यान से सुनिएगा। सुनना क्या है, लेंस बनाने के लिए हम जिस पदार्थ का यूज करते हैं वो पदार्थ हमारा कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। अंग्रेजी बोले तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पारदर्शी है तभी हम उससे लेंस बना सकते हैं। वाटर हमारा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। आर पार वाटर में आप देख सकते हैं। पानी के अंदर कोई चीज़ है, पानी साफ है, तो हम उसके नीचे क्या रखा हुआ है आसानी से देख सकते हैं। नहाते टाइम जो हमारा नहाने वाला पात्र होता है, छोटा वाला मग या लोटा, उसको हम क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर देख सकते हैं। पानी के अंदर कांच में भी आर पार देख सकते हैं, ये भी पारदर्शी होता है। कुछ प्लास्टिक भी होती हैं जो पारदर्शी होती हैं। तो इस तरीके से ये सब चूंकि इनका लेंस बनाने पर प्रयुक्त होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी से आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ये ना अपवर्तन नहीं शो कर सकता है, इसलिए मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ध्यान से हमारी बात देखिएगा। ध्यान से क्या देखना है कि जब हम लोग क्लास 6-7 में होते हैं और ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं, तो ऐसे एक ऑपरेटर ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है। इसको लेकर के जैसे मान लीजिए अभी इस पे हम रख दें तो ये अक्षर हमको क्या होते हैं? बड़े बड़े दिखाई लगते हैं, हैवी हो जाते हैं। ठीक, तो इसी को कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहा जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो, कोई भी क्या हो सूक्ष्मदर्शी, वो चाहे सरल हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड यानी संयुक्त हो, और कोई भी क्या हो? दूरदर्शी हो। क्या हो? दूरदर्शी हो। तो इन दोनों के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे? उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? उत्तल लेंस का यूज करेंगे या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। बस याद रखना, एक आता है परावर्तक दूरदर्शी। क्या आता है? परावर्तक
दूरदर्शी, तो परावर्तक दूरदर्शी में हम लोग किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसको छोड़ करके और जितनी भी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होती हो, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें किसका यूज किया जाएगा? उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निर्गत किरण होता क्या है। ठीक, तो दो प्रोसेस होती है। एक क्या होती है? रिफ्लेक्शन, और एक क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। हिंदी बोलें तो एक क्या होता है? एक होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अपवर्तन। ठीक, अब जो निर्गत किरण का मतलब कि जो आपतित किरण है उससे बाद में जो निकल रही है, निकलने वाली किरण, तो इसमें इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, या फिर कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें इसको क्या कहते हैं? इसमें इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, या फिर अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, ध्यान से क्या सुनना है। अब आपको करना क्या है? ये क्या हो गया? चाहे परावर्तित किरण होगा चाहे अपवर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण एवं अवलंब के बीच का बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? ये कहलाता है अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको भी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ये निरंतर कोण और निर्गत कोण तो हो नहीं सकते, यहाँ आपतन और परावर्तन दिया हुआ है। अब किरण है निर्गत, तो ये कौन सा हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। मीन्स इस क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मिरर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की। मिरर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक, हिंदी में बोलें तो एक होता है अवतल, एक क्या होता है? अवतल होता है दर्पण, और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। मिरर का मतलब क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। ठीक, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर मिरर से रिलेटेड प्रतिबिंब के बारे में कुछ पूछता है तो यही आप पढ़ लीजिएगा, आपका सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ये वाला लेंस दर्पण है, उत्तल लेंस, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव क्या होता है? छोटा होता है। सदैव क्या होता है? सीधा होता है। और सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक, ये इतना आपको याद रखना है। इस पे आ जाते हैं। तो ये वाले महोदय जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो ये क्या करते हैं? इनका छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, और वस्तु के आकार का भी होगा। मतलब सारे प्रकार के ये बनाते हैं। वस्तु के आकार का भी होगा। ठीक, और कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, आभासी को कहीं कहीं काल्पनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक कहा जाता है। अगर इसको मैं अंग्रेजी में आपको बताऊं तो काल्पनिक को अंग्रेजी में वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल। और वास्तविक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रखिएगा। फिर ये जो हमारा कॉनकेव दर्पण होता है यानी अवतल दर्पण होता है, इसकी एक कंडीशन आती है। जब आप लोग प्रतिबिंब बना रहे थे तो पढ़े थे कंडीशन नंबर 6। जब हमारी वस्तु कहाँ रखी होती है? जब हमारी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है तो ये प्रतिबिंब बड़ा भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, और कैसा? सीधा भी बनाता है। इसके इसी गुण का उपयोग करके हम लोग, अगर हमें दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। तो यदि आपके पास में आ जाए आभासी प्रतिबिंब, क्या आ जाए? आभासी, और आपको चेक करना है कि ये उत्तल दर्पण से बना होगा कि अवतल दर्पण से, तो आपको साइज देखना है।
अगर साइज छोटा हो गया तो ई वाला दर्पण होगा, और अगर साइज कैसा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो कौन वाला दर्पण होगा, तब हमारा ये वाला दर्पण हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर ले जाओगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कह रहा है छोटा सीधा। अब देखो कौन सा छोटा और सीधा बनाता है, तो देखो उत्तल दर्पण हमारा छोटा भी बना रहा है और सीधा भी बना रहा है। मीन्स यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अवतल दर्पण है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अवतल दर्पण है। तो हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ा था तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में जाना था कि एक होता है कन्वर्जेंट, एक क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, और एक होता है डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। इसको एक को कहते हैं अभिसारी, एक को क्या कहते हैं, अभिसारी, और एक को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। अब ये जो हमारा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है कुछ ऐसे होता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पे जब ऐसे ऐसे किरणें आएंगी तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगी। तो ये कैसा हो गया, अभिसारी हो गया। और जो हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें आएंगी तो ये क्या होगा, ये हमें ऐसा प्रतीत होगा, मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट ये है, तो ये किरणें ऐसे फैल जाएंगी, ऐसे क्या होंगी, फैल जाएंगी, ऐसे फैलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी नेचर का हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो हमारा है वो क्या होता है, अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है। उत्तल पूछ रहा होता तो ये क्या हो जाता, अपसारी हो जाता। क्या हो जाता, अपसारी। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे जब पहुंचेंगे तो 7 नंबर हमसे कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। क्या पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। चलो भाई, यहाँ पे साइज के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग करते क्या है, इसका फोटो बना लेते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है कुछ ऐसा होता है, और जो हमारा अवतल लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा। अगर हम ऐसे कर दें, देखो अपने हाथ को अगर हम ऐसे कर दें तो ये जो लेंस बनता है ये कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस बनता है। और यदि इसी हाथ को हम लोग ऐसे कर दें, ठीक है, ये जो उंगलियों के बीच का गैप है ये ऐड हो जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेंस यानी कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक, देखो ये किनारों पर क्या है, पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। बीच में क्या है, मोटा। ये बीच किनारों पर मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है किस लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। तो जो उत्तल लेंस है वो क्या है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा, क्योंकि सभी जगहों पर समान मोटाई का नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा ये क्या हो जाता है, देखो बीच में मोटा बना हुआ है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। इनमें से कोई नहीं, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हमसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अब अभी हमने आपको बताया है कि जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा होता है, और कैसा होता है, छोटा होता है, और कैसा होता है, आभासी, जिसे आप लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काल्पनिक या वर्चुअल कह सकते हैं, काल्पनिक भी होता है। अब चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन मिल रहा है। तो पहला लिखा हुआ है काल्पनिक एवं छोटा, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काल्पनिक एवं आवर्धित गलत, वास्तविक एवं छोटा ये भी गलत, वास्तविक एवं आवर्धित ये भी गलत। आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा तो बन नहीं रहा है, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। 9 क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या लिखा हुआ है, बड़ा और वास्तविक। दर्पण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दर्पण की। ठीक है, लेंस भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमें किससे किससे मिलता है। ठीक, वास्तविक इमेज प्रतिबिंब, और यहाँ पे हो गया आपका आभासी, क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब।
तो ये किससे किससे मिलता है इसको समझ लेते हैं, छोटा बड़ा कैसा होगा ये भी समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमें दर्पण में मिलता है अवतल दर्पण से, दर्पण में किससे मिलता है, अवतल दर्पण से मिलता है, और लेंस में मिलता है उत्तल लेंस से। लेंस में किससे मिलता है, उत्तल लेंस से मिलता है। आभासी प्रतिबिंब किससे मिलता है, उत्तल दर्पण से मिलता है, उत्तल दर्पण से मिलता है, और किससे मिलता है, अवतल लेंस से मिलता है। किससे मिलता है, अवतल लेंस से मिलता है। अब ध्यान से हमारी बात को देखिएगा, आपसे पूछ रहा है बड़ा वास्तविक, तो बड़ा और वास्तविक या तो अवतल दर्पण से होगा या तो उत्तल लेंस से होगा, क्योंकि इसके द्वारा तो सारा आभासी वर्चुअल काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, समतल दर्पण है, ये भी गलत, इससे भी आभासी ही बनता है। और फिर क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से भी आभासी बनता है, अवतल लेंस से भी आभासी बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में अवतल दर्पण, लेंस में उत्तल लेंस, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण में उत्तल दर्पण, लेंस में अवतल लेंस से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलेंगे। लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक का मतलब हो गया आभासी, आभासी का मतलब कैसा हो गया, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब आप देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ऑप्शन में सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, आधा होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ। रियल माने वास्तविक और वर्चुअल माने आभासी, ये हमेशा सीधा होगा, ये हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये कैसा होता है, ये उल्टा होता है, कैसा होता है, उल्टा। आपसे पूछ रहा है काल्पनिक, तो काल्पनिक कैसा होगा, सीधा होगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। अगर यहीं पे लिखा होता कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तब आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा प्रकार, अरे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आंसर 2 होगा, बता चुके हैं। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें जो है आंसर आपका होगा 2, आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम पूछे चाहे अपवर्तन के नियम पूछे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान निकालने के लिए हम लोग स्नेल के नियम का रिवीजन करते हैं। स्नेल का नियम ये कहता है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात के बराबर होता है। हिंदी में बोले तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए साइन आई अपान साइन आर, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है साइन आई अपान साइन आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपसे फार्मूला पूछ रहा है। क्या फार्मूला पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, फोकसा अंतर, फोकस अंतर का मतलब होता है फोकस दूरी, फोकसा अंतर का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफ इक्वल टू क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एफ इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। ठीक, या अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो r इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जो हमने रिलेशन लिखा है वो गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था r और यहाँ पे होना चाहिए 2f। r इज इक्वल टू किसके होता है, 2f के इक्वल होता है। या फिर अगर आप f लिखना चाहते हैं तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। ये क्या होगा, r इज इक्वल टू 2f होगा। अब देख लेते हैं ये वाला या ये वाला रिलेशन कोई मिल जाए बस वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है क्या, r इज इक्वल टू 2f। क्या मिल रहा है, r इज इक्वल टू 2f। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं बता चुका हूँ। कोई भी सूक्ष्मदर्शी होगा आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ऑलवेज जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मीन्स उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। केवल परावर्तक दूरदर्शी को छोड़ करके और कोई भी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी हो, सब में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, परावर्तक में अवतल का यूज कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक तरीके से देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा कैसा आभासी
और छोटा। अब आभासी छोटा और सीधा हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, आपको 2 बार इसी स्लाइड में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आभासी छोटा और सीधा हमेशा किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक किस में बनेगा, अवतल में। किस में बनेगा, अवतल में। अवतल में कैसा होगा, अवतल में बड़ा होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक यानी कि रियल होगा। ठीक, ये कब होगा, जब हम लोग अवतल की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में लिखा हुआ है अवतल लेंस का आवर्धन यम कितना होता है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, ये देखिएगा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो आवर्धन होता है, आवर्धन का फार्मूला लेंस के लिए क्या होता है और मिरर के लिए यानी दर्पण के लिए क्या होता है। तो कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए जो आवर्धन का फार्मूला होता है यम इज इक्वल टू होता है बी अपान यू। यम इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपान यू। अगर यहीं पे हम दर्पण की बात कर लेंगे तो ये यम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान यू। कोई भी दर्पण हो, चाहे जो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। अब यहाँ लेंस लिख करके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी लेंस हो, आवर्धन क्या होगा, यम इज इक्वल टू बी अपान यू ही होगा। तो देख लेते हैं इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही। यही अगर अवतल दर्पण लिखा होता या उत्तल दर्पण लिखा होता तो माइनस जो लगा होता वो आपका आंसर सही होता, माइनस बी अपान यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलेंगे और अपने क्वेश्चन को थोड़ा शीघ्रता के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी ऑथेंटिक चीज आएगी, मींस न्यू चीज आएगी, उस पर हम आपको फोकस करेंगे। इसमें लिखा हुआ 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो भाई साहब बात यह है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और कह रहा है 1 मीटर दिया हुआ है। क्षमता का फार्मूला 1/f होता है। कब, f मीटर में होना चाहिए। तो ये हो गया 1/1 यानी p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +1d मिलेगा। या हो सकता है आपको p इज इक्वल टू केवल 1d लिखा हो। क्या लिखा हो, 1d लिखा हो। देख लेते हैं 1d कहीं लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर 1 में 1d लिखा हुआ है, मीन्स ये क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यही अगर अवतल लेंस होता तो इसकी क्षमता क्या होती, निगेटिव होती। क्या होती, निगेटिव होती। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक। अब भाई कितनी बार आपको बता चुके हैं कि बड़ा और वास्तविक की बात आएगी तो आप लोग किस दर्पण का नाम लोगे, अवतल दर्पण का नाम लोगे। किसका नाम लोगे, अवतल दर्पण का। छोटा आभासी आता तो हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से लिखिएगा। 19 हमसे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब स्थित होता है। अवतल दर्पण है और क्या, काल्पनिक है, सीधा है, आवर्धित मतलब बड़ा भी है। हमने आपको बताया था कि अगर बड़ा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो अवतल दर्पण से बनेगा। अब ये कब होता है, जब दर्पण के P व F के बीच हो। P बोले तो ध्रुव, P बोले तो ध्रुव और F बोले तो फोकस। तो इसमें देखिए कोई है ऑप्शन, ये लिखा हुआ है ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्या लिखा हुआ है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है किस दर्पण, ये देखो सीधा छोटा, क्या मिला आपको। क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ते ही आंसर लगा देना है। सीधा भी है छोटा भी है, और सीधा है छोटा है तो उत्तल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। 21 में देखो कुछ कट रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 21 में लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। क्या लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखो यह फिजिकल टू इतना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको r फाइंड करना है। तो r इज इक्वल टू होता है 2f, क्या हो जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देख लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर डी पे लिखा हुआ है। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक,
डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 22 में लिखा हुआ है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के क्या कारण है। ध्यान से देखिएगा, चाहे हम उत्तल लेंस बनाएं और चाहे क्या बनाएं, अवतल लेंस बनाएं। एक ये हो गया वक्र पृष्ठ और एक क्या हो गया, ये। इसमें भी कितने वक्र पृष्ठ हुए, दो। इसमें एक ये कितने वक्र पृष्ठ हुए, दो। तो दोनों में जब दो दो वक्र पृष्ठ होंगे तो दो दो वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा कि लेंस की दो वक्र सतह होती है। कितनी सतह होती है, लेंस के पास में दो वक्र सतह होती है, इसलिए उसके पास में दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है हजामत। क्या लिखा हुआ है, हजामत। हजामत देख करके आपको चौंकना नहीं है। हजामत का मतलब क्या होगा, वो वाली दुकान जहाँ पे हम लोग अपना बाल कटवाने जाते हैं या शेविंग करवाने जाते हैं, यानी कि नाई की दुकान। हजामत का मतलब, वैसे हजामत का शुद्ध मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है शेविंग करवाना। क्या करवाना, शेविंग करवाना या दाढ़ी बनवाना होता है। तो पूछ रहा है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं जिसमें हमारे आगे पीछे दोनों की इमेज बनती है, वहाँ पे कौन सा इमेज यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वहाँ पे जो इमेज यूज किया जाएगा अवतल दर्पण। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि वहाँ हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए होता है और बड़ा प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण से ही मिल सकता है, उत्तल और समतल से नहीं मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब ये देखो, ये भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, मार्क कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, R = होता है 2F। एक ये रिलेशन होता है, दूसरा रिलेशन होता है F = R/2। F = क्या होता है, R/2। अब हम देख लेते हैं, हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें संबंध क्या होगा, किसमें, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, फोकस दूरी का मतलब F। तो देखते हैं यहाँ कोई हमको मिल रहा है, यहाँ हमको देखो ये मिल रहा है F = R/2। ये वाला रिलेशन देखो सेम एज इट इज मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर R = 2F लिखा होता या F = R/2, जो भी मिलेगा वही हम करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, कौन सा माध्यम, सॉलिड मीडियम है। ठीक है, सॉलिड मीडियम को क्या कहते हैं, तो भाई यह देखो दो वक्र पृष्ठ ये हो गया, एक ये हो गया, दो वक्र पृष्ठ, इसका नाम क्या होगा। तो बच्चे से पूछोगे तो इसका नाम वो बता देगा कि ये क्या हो जाएगा, ये गोलीय लेंस कहलाएगा। लेंस कहलाएगा, अब गोल है तो गोलीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस कहलाएगा। यानी अगर दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ कोई आकृति है तो वो कहलाएगा गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 हमसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो भाई साहब अभी हम लोगों ने लिखा है P = 1/F होता है। P = क्या होता है, 1/F होता है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्षमता, अब ये क्या हो गया, फोकस दूरी। तो देखो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है कि नहीं है, आपको फार्मूले से लग रहा होगा कि जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस, यहाँ पे जो लिखा हुआ छोटा हुआ हम लिखे दे रहे हैं, दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब कि यदि आपके नाक की, कान की और गले का इलाज करना है तो डॉक्टर साहब किस दर्पण का यूज करेंगे। अब देखो अगर वो समतल दर्पण का यूज कर लें तो समतल दर्पण ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना सकता है, नहीं करेंगे। उत्तल दर्पण का करेंगे, छोटा बना देगा। नाक, कान और गले में उनको कुछ देखना है तो यहाँ का स्पेस कम होता है, और छोटा प्रतिबिंब बना देंगे, तो इसका भी यूज नहीं करेंगे। अवतल दर्पण का कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, जिससे डॉक्टर साहब को दिख जाएगा कि हमारे नाक, कान, गले में क्या समस्या है। तो डॉक्टर साहब किस दर्पण का यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अब सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ये सोलर कुकर ऐसा कुकर होता है, धूप में रख दो खाना अपने आप बन जाएगा। सभी की तो कोई बात नहीं, समतल की कोई बात नहीं, अवतल दर्पण। अब हम लोगों ने सीखा है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये कैसा होता है, अपसारी होता है, किरणों को फैला देता है, फैला देगा तो काम नहीं बनेगा, खाना नहीं बन पाएगा। ऐसा दर्पण चाहिए जो सारी केंद्रों को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सके, यानी कि हम लोग किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये अगर
अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके चारों ओर ऐसे किरणें आ रही हैं, तो ये जब परावर्तित होंगी तो एक बिंदु पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग ई वाला दर्पण यूज किए होते और ई वाला दर्पण यूज किए होते, इस पे हमारे मान लीजिए ये मुख्य फोकस हो गया और ऐसे ऐसे ये किरणें आ रही हैं और इसका फोकस यहाँ होता, तो ये परावर्तन के पश्चात इधर निकल जाता, ऐसे निकल जाता, ठीक है। और ये वाला ऐसे जाता, ऐसे निकल जाता, ये वाला ऐसे, यानी ये क्या होता, चारों ओर फैल जाता, डाइवर्ट हो जाता, तो हमको एनर्जी ना मिल पाती, हमारा खाना कुक ना हो पाता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, 29 में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, वो वस्तु कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, क्या समझना है कि अगर आपके पास में लेंस है, क्या है, लेंस है, लेंस दो टाइप का होगा, एक होगा कॉन्वेक्स और एक क्या होगा, कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स जो होगा इसको उत्तल कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तल, और इसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे, ठीक। इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वो सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा। इससे जो बनेगा वो कैसा होगा, बड़ा भी होगा, कभी कभी छोटा भी हो जाता है, कभी कभी वस्तु के बराबर भी हो जाता है, ठीक है, वस्तु के बराबर भी हो जाता है, उल्टा होता है और कैसा होता है, वास्तविक होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस से कब हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना सीख रहे थे तो आपको कंडीशन नंबर 6 बताई गई थी, और इस कंडीशन में आपको बताया गया था कि जब वस्तु क्या होगी, इसके प्रकाशिक केंद्र और इसके प्रथम फोकस के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा भी होगा, आभासी यानी काल्पनिक होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु कहाँ रखा होगा, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के पास। यहाँ फोकसांतर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फोकल लेंथ, क्या लिखा हो, मतलब होता है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी होता है। तो ये कह रहा फोकस दूरी से कम दूरी पर, जब फोकस दूरी से हम कम दूरी पे जाएंगे तो एक्चुअल में जो हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य हो जाएगा, और हमें बड़ा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, क्या लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि जो उत्तल लेंस हमारा होता है, अवतल में सीधा छोटा आभासी, अवतल में क्या होता है, सीधा छोटा आभासी, 3 बात याद करनी है। उत्तल में क्या याद करना है, उत्तल में उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है वास्तविक और सीधा, तो उत्तल में सीधा हो ही नहीं सकता है, काल्पनिक और उल्टा ये कभी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता है, सीधा और बराबर ये भी नहीं हो सकता है। आपको मिलेगा क्या, वास्तविक और उल्टा, यानी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हर एक कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, केवल कंडीशन नंबर 6 को छोड़ करके। तो ये थी आज इस चैप्टर का टेस्ट 1 था, ठीक है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं MCQ का। अगला स्लाइड नेक्स्ट क्लास